हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नईम और आप सब देख रहे हैं अपना चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, फिजिकल सिस्टम क्या होता है, फिजिकल मॉडल क्या होता है, फिर उसके बाद मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा था मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम देखा था। उसमें स्प्रिंग लिया था और डैम्पिंग सिस्टम लिया था विथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ था। अब हम इस लेक्चर में उसकी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और अब हम जो करेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे किसकी, मैकेनिकल सिस्टम की विथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी लिया था, जहां पे एक्स लिया था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। हमने वहां पे जो भी फोर्सेस थे उनको निकाला था, उनको हमने कैलकुलेट किया था, उनमें 2-4 हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हुए थे। तो अब हम लोग अपने इस लेक्चर में यहां से शुरू करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं स्प्रिंग सिस्टम को, जैसे कि हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट में किया था। ठीक है, तो स्प्रिंग सिस्टम पहले देख लेते हैं। स्प्रिंग, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है भाई, एक एंड पे फिक्स है और दूसरे एंड पे इस पे मान लीजिए हमारा डिस्प्लेसमेंट थीटा है। ठीक है, थीटा है। ओके, इस तरह से अगर हम अभी देख रहे हैं तो किस डायरेक्शन में है, अभी अगर हम इस तरह सामने से ऐसे देखेंगे तो ये हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है और इसमें मान लीजिए कोई टॉर्क टी लगा हुआ है। ठीक, तो हमें और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो इस वक्त जब हमारी कोई स्प्रिंग मान लीजिए यहाँ पे इस एंड पे फिक्स है, इस एंड पे फिक्स और दूसरे एंड पे हम उसको ट्विस्ट करते हैं एंगल थीटा से, तो उसमें जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स लगेगा वो कैसा होगा। मान लीजिए उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ की पे अभी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट कर रहे हैं, तो इस पर जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स लगेगा इसके जस्ट अपोजिट लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले रिस्ट्रेनिंग फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं हम लोग, जो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके जस्ट अपोजिट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा के थीटा। तो इसमें इस केस में रिस्ट्रेनिंग फोर्स ये लगेगा। ठीक, और ये किस डायरेक्शन में लगेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। Restraining force will be minus k थीटा। माइनस साइन किस लिए? कि इसलिए कि जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है उसके जस्ट अपोजिट लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स लगा, इसलिए माइनस साइन है। और के क्या है ये हम जानते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट। ये स्प्रिंग के लिए होता है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो अब अगर हम के की यूनिट देखेंगे तो के क्या किस में आएगा? रिस्ट्रेनिंग फोर्स, सॉरी यहाँ पे फोर्स नहीं आएगा, यहाँ पे टॉर्क आएगा। मैं इस चीज को गलत कर गया यहाँ पे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे रिस्ट्रेनिंग टॉर्क आएगा, नॉट फोर्स। फोर्स हमारा लीनियर में आता है, यहाँ पे हमें जो टॉर्क मिलेगा, क्योंकि देखिए जो हमारा ट्विस्ट कर रहा है वो टॉर्क की वजह से ट्विस्ट कर रहा है, जो हम ट्विस्टिंग दे रहे हैं वो टॉर्क की वजह से, तो उस पर जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क लगेगा जस्ट अपोजिट वो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क होगा। ओके, तो इसकी यूनिट क्या होगी? टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर, थीटा की यूनिट रेडियन, तो के की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है, ये क्लियर है? रिस्ट्रेनिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट इस केस में न्यूटन मीटर पर रेडियन आ जाएगा। ओके, ये हमारा था, एक एंड पे हमने स्प्रिंग को फिक्स किया था, दूसरे एंड से उसको रोटेट करा रहे थे। ठीक, अब हम केस लेते हैं कि स्प्रिंग हमारी दोनों तरफ से मूवेबल है, किसी एंड पे फिक्स नहीं है, वो चीज देखते हैं अब।
ये हमारी स्प्रिंग है, इस पे के है, इसकी कांस्टेंट जो भी है के, ठीक। अब इसमें मान लीजिए एक अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर हम अब देखिए इधर से हम देख रहे हैं, हमारा सिंबल देखिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखा दिया कितना, थीटा 1 से ट्विस्टिंग हुई, ये है इस तरह देखिएगा, ये मैंने पेन रखा हुआ है, ये मान लीजिए स्प्रिंग है, मैं इस एंड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, रोटेट कर रहा हूं थीटा 1 एंगल से, और दूसरे एंड पे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ट्विस्टिंग है, वो कितने एंगल से है, थीटा 2 डिग्री से। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ओके। अब एक चीज ये गौर करिएगा, अगर मैं कोई स्प्रिंग, जैसे अभी एक मिनट रुकिएगा, अगर थीटा 1 की वैल्यू, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, मान लीजिए ये 5 डिग्री का एंगल है, या फिर 5 डिग्री, ये मान लीजिए इसी को अगर हमने 5 डिग्री से रोटेट कराया, थीटा 1 भी 5 डिग्री है और थीटा 2 भी, इस पे अगर इस पे 5 डिग्री का ट्विस्टिंग दिया और इस पे भी 5 डिग्री का ट्विस्टिंग दिया, इस साइड से भी डिस्प्लेसमेंट दिया एंगुलर, तो क्या होगा कि हमारी पूरी स्प्रिंग ऐसे रोटेट कर जाएगी, उसमें कोई रिस्ट्रेनिंग टॉर्क नहीं होगा। तो थीटा 1 थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 पे कोई भी रिस्ट्रेनिंग टॉर्क नहीं होगा, ठीक। अब हम कंसीडर करते हैं इफ थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, मान लीजिए ये हमारा थीटा 1 हो गया 10 डिग्री और थीटा 2 हो गया हमारा 3 डिग्री, ठीक। तो नेट रिजल्टिंग टॉर्क क्या आएगा, नेट रिजल्टिंग जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, ट्विस्टिंग आएगी, वो कितनी आएगी, वो हमारी आएगी इस पे थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 7 डिग्री। किस डायरेक्शन में होगी, थीटा 1 की डायरेक्शन में, क्लियर है, थीटा 1 की डायरेक्शन में कितना हो गया, ये 7 डिग्री, ठीक, क्लियर हो गया। अब इस वक्त 7 डिग्री का नेट टॉर्क, 7 डिग्री का नेट डिस्प्लेसमेंट इस पे आ रहा है, तो अब इसमें रिस्ट्रेनिंग टॉर्क किस तरह होगा, 7 डिग्री का इस एंड पे है 7 डिग्री का ट्विस्टिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट आया एंगुलर वो 7 डिग्री का आया, ठीक। तो हमें इसका रिस्ट्रेनिंग टॉर्क की वजह से पहले तो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा ये देखते हैं, ये किस डिग्री डायरेक्शन में है, हमने क्लॉकवाइज मांग रखा है, इसको भी मान लीजिए क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो हमारा रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट आया था 7 डिग्री, वो किस में आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लियर है। अब इसकी वजह से जो हमारा रिस्ट्रेनिंग टॉर्क लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, सबसे पहले वो किस डायरेक्शन में होगा, तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। कितना लगेगा रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, वो लगेगा कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 इस एंड पे लगेगा ये चीज, ये ध्यान रखिएगा। कौन से एंड पे लग रहा है, पहले एंड पे लग रहा है जहां पे 7 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है, तो उस डायरेक्शन में जो एंटी रिस्ट्रेनिंग टॉर्क लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, ओके, थीटा 1 माइनस थीटा 2 लग रहा है। अब इस चीज को और समझिएगा, एक चीज यहाँ पे, ये हमारी स्प्रिंग है, इसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया 10 डिग्री से, इसको हमने रोटेट कराया 3 डिग्री से, तो हमारा जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया एंगुलर वो आया 7 डिग्री का इस एंड पे, ठीक। तो हमारा इस तरह से मान लीजिए ट्विस्ट हो रही है, ओके, तो हमें रिस्ट्रेनिंग टॉर्क जो लगेगा वो कैसे लगेगा, ये लगेगा इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब इसको क्योंकि ये मूवेबल है तो हमें दूसरे एंड पे जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क लगेगा वो कैसे लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिस्ट्रेनिंग टॉर्क लग रहा है के थीटा 1 माइनस थीटा 2, अगर इसको हमें ट्विस्ट कराना है इस स्प्रिंग को, तो हमें जनरल सी बात है, नेचुरल सी बात है कि हमें इस एंड को उसी रिस्ट्रेनिंग टॉर्क से इस एंड पे भी वो रोटेट करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इस एंड पे उसी रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, इक्विलिब्रियम तभी तो आएगा, ट्विस्टिंग तभी तो आवेगी कि जिस
जितने फोर्स है वो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क इस साइड एंगल पे लग रहा है, इस एंड पे लग रहा है, उसी मैग्नीट्यूड का रिस्ट्रेनिंग टॉर्क दूसरे एंड पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? तभी उस पे आएगा हमारा, तभी उस पे हमारी ट्विस्टिंग आएगी स्प्रिंग पे। अदरवाइज अगर इस पे नहीं लगेगा रिस्ट्रेनिंग टॉर्क तो हमारी स्प्रिंग घूम जाएगी रिस्ट्रेनिंग टॉर्क की वजह से, कुछ हमें डिफ्लेक्शन रोटेशन नहीं, इक्विलिब्रियम हमें नहीं मिल पाएगा। तो अब ध्यान रखिएगा, जो हमारा ये रिस्ट्रेनिंग टॉर्क इस एंड पे आ गया और इस एंड पे रिस्ट्रेनिंग टॉर्क लगेगा, वो लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और कितना लगेगा? के θ1 माइनस θ2। ये क्लियर हो गया? के θ1 माइनस θ2। यही चीज इसमें ध्यान देने लायक है, बाकी तो हम सब कवर करेंगे। यह अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट है एक स्प्रिंग को लेकर, ये थोड़ा सा बना रहता है कंफ्यूजन कि रिस्ट्रेनिंग टॉर्क कैसे लगेगा, किस डायरेक्शन लगेगा। तो हमें ये देखना है कि हमने ग्रेटर देन किसको मान रखा है, उस डायरेक्शन में उसके जस्ट जो हमारा ग्रेटर देन एंगल है, डिस्प्लेसमेंट है, जिस एंगल हमने डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसके जस्ट अपोजिट एंड पे, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रिस्ट्रेनिंग टॉर्क लगेगा उस एंड पे, और उसके दूसरे एंड पे जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क लगेगा वो लगेगा हमारा जो पहले एंड पे रिस्ट्रेनिंग टॉर्क है उसके जस्ट अपोजिट और उसी मैग्नीट्यूड का। ठीक, अगर हम इसी को मान लीजिए ऐसे कर लीजिए, मैं अगर θ1 माइनस θ2 कर दिया, अभी θ1 को ग्रेटर देन किया है, लेट θ1 ग्रेटर देन θ2। फिर ये बात करते हैं, अगर ये हमारी स्प्रिंग है, ठीक है, और ये डायरेक्शन θ1 है क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन θ2 है क्लॉकवाइज, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। तो लेट θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो अगर θ2 ग्रेटर देन है θ1 से, अब मान लीजिए 20 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट ये हो गया और 15 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, तो हमें θ2 ये और θ1 15 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट, तो हमें रिजल्टिंग जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो किस एंड में मिलेगा? इस एंड में मिलेगा। कैसे? सेम डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना मिलेगा? θ2 माइनस θ1 दैट इज 20 माइनस 15 दैट इज 5 डिग्री का नेट डिस्प्लेसमेंट हमें इस पे मिलेगा। अब हमें रिस्ट्रेनिंग टॉर्क कहां मिलेगा? रिस्ट्रेनिंग टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? पहले हम नेट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे किस जगह पे क्या मिल रहा है, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे किस जगह पे क्या मिल रहा है, और उसके बाद फिर ये देखेंगे कि हमारा रिस्ट्रेनिंग टॉर्क किस जो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट मिला है उसके जस्ट अपोजिट लगेगा, उसी एंड पे। तो हमें यहाँ पे रिस्ट्रेनिंग टॉर्क इस तरह लगेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, के θ2 माइनस θ1, और चूंकि ये एंटी क्लॉक है तो ये यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। वो कितना लगेगा? के θ2 माइनस θ1। ठीक है, अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, किसको इसको कंपेयर करिए और इसको कंपेयर करिए, तो अगर हमने चाहे θ1 इज ग्रेटर देन θ2 मान लें और इसको चाहे θ2 इज ग्रेटर देन θ1 मान लें, अच्छा अगर इसको हम माइनस के θ1 माइनस θ2 तो लिख सकते हैं इस वाले को। तो अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे केवल ये दोनों इक्वल हो गए, ये केवल माइनस का साइन का फर्क है, मतलब डायरेक्शन का फर्क है। यहाँ पे क्लॉकवाइज था, अगर माइनस साइन हो गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और इसके बराबर हो जाएगा। मतलब रिस्ट्रेनिंग टॉर्क आप अगर ये समझें कि सोचें कि हम अगर θ1 इज ग्रेटर देन θ2 मानते हैं या फिर θ2 इज ग्रेटर देन θ1 मानते हैं, तो दोनों में कोई फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा, केवल डायरेक्शन का फर्क आ जाता है। जिस हिसाब से आप मानेंगे उसी हिसाब से आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बस ये है। वो आगे जाके रिजल्ट आपको वही मिलना है, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा लास्ट में वो सेम रिजल्ट मिलेगा दोनों ही कंडीशन में। ठीक, अगर अब ये हो गया हमारा स्प्रिंग का केस, अब हम बात करते हैं डैम्पिंग सिस्टम का केस। क्लियर है? सेम ऐसे ही बनेगा और डैम्पिंग सिस्टम भी। डैम्पर कह लेते हैं हम लोग।
अब समझिएगा कि हमारी डैम्पिंग सिस्टम होगी वो कैसे, उस पर जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क वगैरह लगेगा वो कैसे लगेगा, ये समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इस चीज़ को देखते हैं। रिस्ट्रेनिंग टॉर्क ये समझ लीजिएगा, डैम्पिंग सिस्टम जब कैसे बनाते हैं, ये नोटेशन इसका ये है। ठीक, अगर प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो कैसे होगा ये रोटेशन में डैम्पिंग सिस्टम का काम। ये हमारा मान लीजिए फैन वगैरह है, ये ठीक। अब ये रोटेट कर रहा है, मान लीजिए थीटा एंगल से इसने रोटेट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वही डैम्पिंग फोर्स हुआ, वही रेस्ट्रेनिंग, वहीं पे जो टॉर्क वगैरह लगेगा रेस्ट्रेनिंग टॉर्क लगेगा, डैम्पिंग फोर्स लगेगा, डैम्पिंग टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा हो गया लेट, इस एंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट θ1 है, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस एंगल पे θ2 है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है? लेट θ1 इज ग्रेटर देन θ2, अगर हम मान लेते हैं θ1 ग्रेटर देन है किससे, θ2 से, तो हमें जो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, θ1 माइनस θ2 किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हमें देखना है कि रिस्ट्रेनिंग टॉर्क किस तरह मिलेगा, हमें रिस्ट्रेनिंग टॉर्क जो मिलना है हमें कैसे मिलेगा। तो ये हमारा हो गया रिस्ट्रेनिंग टॉर्क कैसे मिलेगा। क्लियर है? अब ये रिस्ट्रेनिंग टॉर्क हमें यहाँ पे क्लॉकवाइज मिलेगा, अब यहाँ पे हमें रिस्ट्रेनिंग टॉर्क मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज, दिमाग कहीं और चला गया था, सॉरी, इसमें, और इसकी वैल्यू क्या होगी, के θ1 माइनस θ2, और इस एंड पे जो हमें रिस्ट्रेनिंग टॉर्क मिलेगा वो कितना मिलेगा, सॉरी फिर से गलत मैं कर रहा हूँ यहाँ चीज, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि रिस्ट्रेनिंग टॉर्क होगा कितना, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क होगा कितना। मैंने डायरेक्ट दोनों एंड पे मूवेबल ले लिया है, फर्स्ट एंड पे मूवेबल नहीं लिया है, फर्स्ट एंड पे फिक्स नहीं लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो हमें रिस्ट्रेनिंग टॉर्क मिलेगा पहले उसको हम देख लेते हैं कि अगर फर्स्ट एंड पे भी ले लेते हैं, ये देखिए, मतलब एक एंड पे फिक्स है और दूसरे एंड पे ये है, तो ये इस एंड पे ये मान लीजिए फिक्स हो गया, दूसरे एंड पे मूवेबल है, तो ये θ1 से डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसमें जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, वो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क लगेगा आपका, ये मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये एंटी क्लॉक में लगेगा, कितना लगेगा, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क इज इक्वल टू विल बी माइनस एफ और थीटा डॉट, चल नहीं रही है, माइनस एफ थीटा डॉट, क्या है ये, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क is equal to f theta dot, where f is the friction constant। ठीक, और थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और थीटा डॉट क्या हुआ, डी थीटा बाई डी टी, जिसको हम लोग कहते हैं ओमेगा, एंगुलर स्पीड। ठीक, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क जो लगेगा एफ थीटा डॉट के बराबर लगेगा। क्लियर है ये चीज? थीटा डॉट क्या है, डी थीटा बाई डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा एंगुलर स्पीड। क्लियर है? अब इस तरह ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम इस वाले केस को देखते हैं कि अब हमें जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क मिलेगा यहाँ पे कितना मिलेगा, पहले तो किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कितना मिलेगा, एफ θ1 डॉट माइनस θ2 डॉट। क्लियर है चीज? यहीं से आ रहा है, जब एक एंड फिक्स था तो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क हमारी एफ थीटा डॉट लग रहा था, अगर दोनों एंड पे मूवेबल है तो नेट डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में आया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया हुआ है। रिस्ट्रेनिंग टॉर्क कितना लगेगा, एफ θ1 डॉट माइनस θ2 डॉट, और इस एंड पे दूसरे एंड पे कितना लगेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज लगेगा, कितना लगेगा, सेम मैग्नीट्यूड का, एफ θ1 डॉट माइनस θ2 डॉट। ठीक, अगर हम इसी को
θ2 इज ग्रेटर देन θ1 ले लेंगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा जैसे हमने अभी स्प्रिंग वाले सेक्शन में देखा था। तो अब हम लोग एक या दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे जिससे ये जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल की ओर। फ्रेंड्स कंसीडर दिस क्वेश्चन, ये हमारी एक बॉडी है, ठीक, और इस पे जो फोर्स टॉर्क अप्लाई किया जा रहा है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है, टी, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। कितना टॉर्क अप्लाई है, टी, ठीक, टी न्यूटन मीटर का टॉर्क अप्लाइड है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा डिस्प्लेसमेंट है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमें मैथमेटिकल मॉडल या सेट ऑफ इक्वेशंस लिखना है, मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखना है। तो हमने जैसे पीछे लेक्चर में देखा हुआ, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जितने भी यहाँ पे डैम्पिंग जो भी हमारे लगे हुए हैं, डैम्पिंग मतलब डैम्पिंग या स्प्रिंग लगी हुई है, उसके दोनों एंड पे हमें सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है क्या है, अगर मूवेबल है तो, अगर फिक्स है तो जिस एंड पे फिक्स है उस पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 होना है और दूसरे एंड पे डिस्प्लेसमेंट होना है। फिर उसके बाद हम उसके बाद फिर हम देखेंगे कि रिस्ट्रेनिंग टॉर्क कितना लग रहा है, दोनों जो भी हमारी कंपोनेंट्स दिए हुए हैं उनमें रिस्ट्रेनिंग टॉर्क कितना लग रहा है, दोनों साइड में, दोनों एंड पे कितना लग रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जगह थीटा यहाँ पे क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस यहाँ पे भी थीटा होगा और यहाँ पर भी थीटा होगा। क्लियर है ये चीज, ये थीटा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये भी थीटा डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि रीस्ट्रेनिंग टॉर्क कहाँ पे और कितना लगेगा, ठीक, और किस डायरेक्शन में लगेगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये भी क्लॉकवाइज दोनों हो गई, ठीक। अब हमें रीस्ट्रेनिंग टॉर्क मिलेगा, वो कितना मिलेगा, इस पे मिलेगा हमें जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क लगेगा सबसे पहले तो एंटी क्लॉक में लगेगा और कितना लगेगा, के थीटा। क्लियर है। इसी तरह इसमें डैम्पिंग सिस्टम चूंकि है तो ये भी एंटी क्लॉक में लगेगा और कितना लगेगा, एफ थीटा डैश। क्लियर है। हमें और ये हमें मिल गया। ओके। अब चूंकि ये हमारा फिक्स है तो हमें इस एंड पे रिस्ट्रेनिंग टॉर्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएंगे। हम तो वैसे भी मैथमेटिकल मॉडल इक्वेशंस लिख सकते हैं, लेकिन अब एक बार चूंकि शुरुआत है तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे तो हमें क्या करना होता है, इसका हमें लेना होगा क्या, इस बॉडी को फ्री कर लेंगे मतलब, और उस पर कितने फोर्सेस किस डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहे हैं वो निकाल लेंगे, बस इतना काम करना होता है। ये हो गया। मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है इसलिए दिक्कत होती है, कोई नहीं। ये हो गया। फिर ये हमारा यहाँ पे, ठीक। अच्छा, इस पे दो जो लगेगा फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे, एक इधर निकला रहेगा और एक इधर निकला रहेगा, ठीक। इस पे फोर्स अप्लाइड कितना है, टॉर्क कितना अप्लाइड है, टी, ठीक। अब हमें इस एंड पे, इसके दूसरे एंड पे कितना कितना इस पे टॉर्क लग रहा है, वो लग रहा है हमें के थीटा और दूसरे में एफ थीटा डॉट। क्लियर है ये चीज क्लियर हुई। यहां से लग रहा है के थीटा, ये आ गया और ये आ गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे दिया हुआ है इसमें। क्लियर है। अब हम इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं आराम से। क्या चाहिए होगा हमें, नेट टॉर्क in the direction of displacement थीटा। किस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट, हमने बनाया नहीं, ये थीटा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक। अब क्या निकालेंगे, नेट टॉर्क थीटा कितना होगा। अच्छा, एक चीज और आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया into acceleration
यही तो आता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए जे है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। तो हमें क्या मिल जाएगा, जे इंटू डी टू थीटा बाई डी टी टू। क्लियर है ये चीज। तो ये जे इंटू थीटा डबल डॉट सेकेंड डबल डेरिवेटिव, ठीक। तो ये मैं नेट टॉर्क इस बॉडी के लिए हमारे पास ये आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एक्सेलरेशन। जैसे हमने वहां पे लिया था लीनियर डिस्प्लेसमेंट एफ इज इक्वल टू एम ए लिया था, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एक्सेलरेशन और टॉर्क है, वहां पे फोर्स था, यहाँ पे टॉर्क है। एनालॉजी समझते जाइएगा, क्लियर है। तो नेट टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट थीटा कितना आएगा, जे थीटा डबल डॉट। क्लियर है। किस डायरेक्शन में है, थीटा के डायरेक्शन हमें निकालना है नेट टॉर्क, तो पहला इसी डायरेक्शन में, टॉर्क तो इसी डायरेक्शन में है, टी टी। बाकी ये दोनों टॉर्क किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक में है, माइनस के थीटा और ये माइनस एफ थीटा डॉट। तो ये हमें मिल जाएगा नेट टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट थीटा इस न्यूमेरिकल के लिए। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल या दो न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं, जिससे हमें और भी जो पीछे चीजें हमने की हुई हैं वो रिवाइज हो जाएंगी और हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स कंसीडर दिस क्वेश्चन। ये हमारा एक मैकेनिकल मॉडल दिया हुआ है, मैकेनिकल सिस्टम दिया हुआ है। अब इसके लिए हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस या मैथमेटिकल मॉडल लिखना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें देखिए दो बॉडीज हैं हमारे पास, जिसका पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया J1 है, दूसरे का J2 है। पहले में थीटा1 डिस्प्लेसमेंट है, इसको मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान लीजिए इसको, और इसमें भी थीटा2 डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज इसको मान लीजिए, ठीक है, थीटा2 है। अप्लाइड टॉर्क थीटा1 और थीटा2 की डायरेक्शन में ही है, तो इसको भी क्लॉकवाइज मान लेते हैं। क्लियर है। अब हमें ये फ्रिक्शन, यहाँ पे देखिए दोनों बॉडीज के नीचे फ्रिक्शन भी है, मतलब हमारी जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, उसमें फ्रिक्शन है F1 F2, इसकी वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे स्प्रिंग K2 लगी हुई है, यहाँ पे F12 और K12 लगी हुई है, ठीक है। F12 हमारा डैम्पिंग सिस्टम हो गया और ये हमारा K12 स्प्रिंग सिस्टम हो गया, ठीक। अब हमें इसके लिए रिस्ट्रिंग टॉर्क निकाल सकते हैं आराम से। हमने इतना अभी तक कुछ सीख लिया है। तो सबसे पहले जो हमारे सिंगल एलिमेंट है, जो सिंगल है, उन पे ले लेते हैं कि F1 F1 है, F2 है। चूंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा अगर हमारा ये फ्रिक्शन है, ठीक, अगर ये हमारा ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये पेन इस तरह से, तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे वाला, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, उस डायरेक्शन के, उस जिस डायरेक्शन रोटेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन टॉर्क जो लगेगा, फोर्स नहीं। कहीं मैं इसमें करें टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में फोर्स बोल कह जा रहा हूँ, लेकिन फिर आप लोग समझिएगा टॉर्क ही समझिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चूंकि यहाँ क्लॉकवाइज है, थीटा1 डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हमें जो फ्रिक्शन टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, F1 थीटा लगेगा, F1 थीटा डॉट लगेगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ पे लगेगा, ऐसे F1 थीटा डॉट थीटा1 डॉट, ठीक। ये इसकी वजह से होगा। अब रेस्ट्रेंट टॉर्क हो गया इस पे। अब इसकी वजह से क्या होगा, F2 क्योंकि यहाँ भी थीटा2 डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो रेस्ट्रेंट टॉर्क क्या लगेगा, F2 थीटा2 डॉट। ये भी क्यों लगेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस स्प्रिंग की बात करेंगे, एक एंड पे फिक्स है तो दूसरे एंड पे, चूंकि यार डिस्प्लेसमेंट देखिए किस डायरेक्शन में है, थीटा2 डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो रेस्ट्रेंट टॉर्क कितना लगेगा, वो भी लगेगा इसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और कितना लगेगा, के थीटा लगेगा, थीटा2 लगेगा। क्लियर है ये चीज, इस स्प्रिंग के लिए हो गया, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट की वजह से रेस्ट्रेंट टॉर्क ये हो गया। ओके, अब आते हैं ये दोनों बात, इन दोनों पे, ठीक। तो चूंकि दोनों तरफ फ्री है, फिक्स नहीं है, यहाँ पे फिक्स था, यहाँ पे फ्री है, तो हमें दोनों तरफ रेस्ट्रेंट टॉर्क कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कंसीडर करना होगा, चाहे थीटा1 इज ग्रेटर देन थीटा1 लीजिए, और चाहे थीटा2 इज ग्रेटर देन थीटा1 ले लीजिए, एंड रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेट थीटा1 इज ग्रेटर देन थीटा2। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना लगा, थीटा1 कितना हुआ, थीटा1 माइनस थीटा2, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको हमने क्लॉकवाइज माना है, इसको भी क्लॉकवाइज माना है, तो थीटा1 माइनस थीटा2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा नेट।
अब जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क लगेगा, देखिए यहाँ पे θ1 है क्लॉकवाइज में, यहाँ पे θ2 है इस एंड पे। तो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क हमने चूंकि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 मान लिया है, तो पहला रिस्ट्रेनिंग टॉर्क जहाँ पे बड़ा होगा, मतलब जहाँ पे हमने जिसको बड़ा माना हुआ है उस तरफ पहले रिस्ट्रेनिंग टॉर्क हम देखेंगे, फिर उसका दूसरे एंड पे उसके जस्ट अपोजिट कर देंगे। क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट है, किस एंड पे होगा, θ1 के एंड पे होगा, तो हमें रिस्ट्रेनिंग टॉर्क जो मिलेगा इस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा। और कितना मिलेगा, क्योंकि ये डैम्पिंग है, डैम्पिंग सिस्टम है, तो F θ1 डॉट माइनस θ2 डॉट। क्लियर है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि इस पे जो डिस्प्लेसमेंट इस एंड पे हो रहा है, ये देखिएगा ये वाला डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ अप्लाई होगा θ1, और इस एंड पे θ2, ऐसे तो अप्लाई होगा। और हमने कहा θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो इस एंड पे नेट डिस्प्लेसमेंट θ1 माइनस θ2 हो जाएगा। रिस्ट्रेनिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब दूसरे एंड पे जो आएगा इसके जस्ट अपोजिट आ जाएगा, जो इस एंड पे रिस्ट्रेनिंग टॉर्क लग रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना आएगा, F12 है ना, 12 थीटा, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, F12 θ1 डॉट माइनस θ2 डॉट। क्लियर है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी तरह इसके लिए जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क आएगा स्प्रिंग के लिए, वो भी इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। कितना आ जाएगा, K12 θ1 माइनस θ2, और इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। कितना आ जाएगा, K θ1 माइनस θ2। ये क्लियर है, ये हो गया। ओके, अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर या फिर ऐसे फिगर को ही देखकर हम अपना मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं। फिर भी हम एक बार इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना ही देते हैं, पहले वाले के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में आ जाता है फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए, तो इसके लिए बनेगा हमारा इस तरह से। ठीक, तो इसके लेफ्ट साइड में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सबसे पहले T है। ठीक, अब इसके दूसरा फोर्स, दूसरा सॉरी कौन सा टॉर्क लग रहा है, T लग रहा है। दूसरा टॉर्क कौन सा लग रहा है इस डायरेक्शन में, कितना है, F1 θ1 डॉट। क्लियर है, दूसरा टॉर्क कौन सा लग रहा है, F12 θ1 डॉट माइनस θ2 डॉट। क्लियर है, इसी तरह ये वाले पे लग रहा है K12 θ1 माइनस θ2। ये चीज होगा क्लियर। अब लिख सकते हैं हम इक्वेशन, नेट टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट θ1। देखिए, चूंकि इसके लिए क्या है, J1 दिया हुआ है, J1 θ1 डबल डॉट एक्सेलरेशन का टर्म आ जाएगा, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में है, तो सबसे पहले T पॉजिटिव में आ जाएगा, बाकी ये सारे एंटी क्लॉक में है, तो ये सारे के सारे माइनस में आ जाएंगे। F1 θ1 डॉट माइनस F12 θ1 डॉट माइनस θ2 डॉट माइनस K12 θ1 माइनस θ2। ठीक है, अब इसी तरह दूसरे के लिए लिख सकते हैं, उसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाते हैं। फिर से देख के लिख सकते हैं, नेट टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट θ2। कितना आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे पहले तो इसका आ जाएगा ये J2 θ2 डबल डॉट। ठीक, अब कौन कौन से फोर्सेस हैं, देखिए इस एंड पे लेफ्ट साइड पे इसमें ये वाला फोर्स है, सॉरी ये वाला टॉर्क है, ये वाला टॉर्क है, किस डायरेक्शन में, θ2 के ही डायरेक्शन में है, तो प्लस आ जाएंगे हम। F12 θ1 डॉट माइनस θ2 डॉट, फिर प्लस K12 θ1
माइनस थीटा 2। फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस F2 थीटा 2 डॉट माइनस K थीटा 2। तो ये हमें इक्वेशंस मिल गए, इनके मैथमेटिकल इक्वेशंस। क्लियर है? ये हमें दो इक्वेशंस मिल गए, दो बॉडी हैं, दो इक्वेशंस हमें मिल गए। तो आई होप कि यहाँ जो मैंने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया इसमें आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो हमें अगर अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और देखेंगे किस तरह से हमारे रिजल्ट चेंज होते हैं। इसको मैं इस मॉडिफिकेशन को मैंने लीनियर वाले में भी समझा रखा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देंगे, बाकी आप लोग कर ले जाएंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। ये सारे के सारे जो भी टॉक्स हमने दिखाए इनको हटा देते हैं। चलिए इसको हटा ही देते हैं। अगर अब यहीं पे ये सारा कुछ तो पहले की तरह ही है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब हमने यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक डैम्पिंग सिस्टम था, अब सीरीज में एक डैम्पिंग और एक स्प्रिंग लगा देते हैं, दो मतलब सिस्टम लगा देते हैं, दो यूनिट्स लगा देते हैं, एक डैम्पिंग हो गया और एक आपका स्प्रिंग हो गया, दूसरा डैम्पिंग हो गया। दोनों भी डैम्पिंग हो सकते हैं, दोनों स्प्रिंग हो सकते हैं। बस मतलब मुद्दा यह है कि मुझे इसे सीरीज में दिखाना है कि उस वक्त कैसे हमें टॉर्क, हम नेट टॉर्क कैसे लिखेंगे। ठीक, अब मान लीजिए K2 हो गया, K2 निकल लीजिए, K कह लीजिए, F कह लीजिए, दोनों कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये K2 हो गया। अब हमने क्या कहा था कि देखिए इस एंड पे डिस्प्लेसमेंट हम बस ओवरव्यू ले लेंगे, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे θ1 इसे कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे इस वाले पे θ1 में डिस्प्लेसमेंट मिला, इस पे हमें क्या मिला, θ2 डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। इस एंड पे हमें पता ही है, इस पे θ2 डिस्प्लेसमेंट है और कुछ नहीं। मुद्दा यह है कि हमारे ये दोनों सीरीज है, तो इसके इधर तो θ1 है और इधर θ2 है, बट हमें चाहिए क्या, हमें रिस्ट्रेन टॉर्क निकालने के लिए दोनों तरफ जो कंपोनेंट आया हुआ उसको दोनों तरफ हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। यहाँ बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, इसके वजह से हमारा ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता। तो इसके लिए हमने क्या कहा कि हम एक वर्चुअल बॉडी क्रिएट करेंगे, वर्चुअल बॉडी क्रिएट करेंगे, उस पर एक डिस्प्लेसमेंट लेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे और वर्चुअल बॉडी को इक्वेशन, वर्चुअल बॉडी का जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको जीरो कर देंगे इस तरह से। ये हमने जैसे हमने उस मास वाले में किया हुआ था और लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया हुआ था, सेम उसी तरह यहाँ पे करना है। ये हो गया क्लियर। और इस पे भी मान लीजिए अब ये θ3 हो गया, सेम डायरेक्शन मान लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन कैसे ही मान सकते हैं आप। जब इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो कई सारे क्वेश्चन कई तरह के निकल के आएंगे, आप उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसको मान लीजिए पहले J और इसको फिर 0 पिट अप कर दीजिएगा, 0। अब तो आप निकाल सकते हैं आराम से। क्योंकि यहाँ पे आपको मिल गया है, पहले इधर θ1 डिस्प्लेसमेंट है, इधर θ2 डिस्प्लेसमेंट है, बीच में θ3 डिस्प्लेसमेंट है। अब आप आराम से जैसे ही पहले हमने निकाला वैसे ही इसको निकाल देंगे, बाद में J की वैल्यू को 0 कर देंगे, θ3 के फॉर्म में आ जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट सब पे मिल चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया वो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ये जो चीज़ मैंने बताई यहाँ पे, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन अपने लीनियर वाले में सेक्शन में किया हुआ पिछले लेक्चर में। अगर आपको यहाँ नहीं समझ आ रहा कैसे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे जाके देखिएगा कि लीनियर में कैसे मैंने सॉल्व किया। सेम प्रोसीजर आप यहाँ पे अपनाएंगे, वहाँ पे m = 0 रख देना, यहाँ पे j रखते थे, अब यहाँ पे हमें j = 0 रख देना, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि जो मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दिया वो पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा। और ये हमारा जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है मैकेनिकल सिस्टम का, चाहे वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में हो और चाहे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हो, आपको पूरी तरह आपके दिमाग में बैठ चुका है। ठीक, अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में
नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका एनालॉगस सिस्टम बनाएंगे। अभी तक हमने जो इक्वेशंस लिखे, देखिए हमने डबल डेरिवेटिव में लिख लिया, सिंगल डेरिवेटिव में भी आ गया, J2 थीटा 2 डैश डबल डैश, फिर F थीटा डैश और K थीटा, मतलब डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव और बिना डेरिवेटिव का भी आ चुका है। ठीक, अब हम इसकी एनालॉजी लेंगे अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम से। वहां पे भी देखिए जब रेजिस्टर आ जाता है हमारा इंडक्टर कैपेसिटर, वहां भी डबल डेरिवेटिव वगैरह आएगा, सिंगल डेरिवेटिव सब कुछ आएगा। अभी आपको आप जो समझा रहा हूँ वो समझते चलिए, बाकी आपको अपने आप सीधा थोड़ा सा समय दीजिएगा, सब आपको क्लियर हो जाएगा। वहां पे अगले लेक्चर में हम एनालॉगस सिस्टम देखेंगे कि मैकेनिकल सिस्टम की एक एनालॉजी हम बनाएंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। फिर उस एनालॉजी जब बना लेंगे हम, तो हमें इक्वेशंस जो हमारे यहाँ पे हमें ये मिल रहे हैं, अभी आपको लग रहा होगा ये इक्वेशंस का क्या फायदा है, इस इक्वेशंस का हमें फायदा होगा जब हम इसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लेके जाएंगे, फिर उन इलेक्ट्रिकल सिस्टम को KVL KCL वगैरह से सॉल्व कर लेंगे। और कोई अगर हमें पर्टिकुलर वेरिएबल हमें चाहिए होगा तो हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम देखिए यही था, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स टू कंट्रोल अ पर्टिकुलर वैल्यू, उस वेरिएबल का हमें मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग मिलेंगे अपने लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।